हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज कॉल इन डे होता है, आपकी बात सुनी जाती है और हम जवाब देते हैं सबसे पहले। लेकिन हमारे रेगुलर कॉलर कामरान अली साहब हैं जो महफिल को चार चांद लगाते हैं अपने शेरों से। और एक बारी फिर चले कामरान साहब फरमाइए। कि लड़कों की सभी मेज़ों पे अनवर, हर एक फाइल मज़े से सो रही है। अगरचे काम सभी रुक गए हैं मगर मीटिंग बराबर हो रही है। वाह क्या बात है। बात ये अनवर साहब कौन है भाई? अनवर मसूद का शेर सुनाया है। मेरे ख्याल से मार्केटिंग के हेड हैं क्योंकि हमारी मीटिंग ऐसी होती है। जी आज मैंने इंतखाब भी ऐसे ही शेर का किया कि जिसके अंदर शायर का नाम आया, तो मैंने कहा ताकि वसत पकड़े भी तो आप जो है ना उसमें से निकल वसत आप नहीं होते ना, खुल के बात करते हैं कामरान भाई। नहीं, शेर नसर में खुल के बात करें। हाँ। ताहिरा हबीब जालिब के साथ पूरी हमदर्दी है मुझे। मैं भी तकरीबन 2 साल से हेस्को के अताब का शिकार हूँ और जो है 2 साल से चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन जो है ना वो बिल नहीं सही कर रहे, सही नहीं करके दे रहे हैं और चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं। इतनी करप्शन है कि आप बता नहीं सकता हूँ। कई मरतबा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से इस्तदा भी कर चुका हूँ, चेयरमैन नेब से भी और दूसरे इदारों से भी, और हर तरीके से परेशान किया जाता है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं टोटल और बहुत ही ज्यादा चक्कर लगवाए जाते हैं। कोई मसला हल नहीं होता। चले अल्लाह करेगा आपका मसला हल। आपको पता है जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ उस वक्त आपको भी पता है, बता दें। जालिब साहब की जो जो साहबजादी का वो केस हुआ। हाँ, तो बहरहाल नजीबुर रहमान साहब हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम नजीब साहब। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। मैंने आपसे एक गुजारिश की थी कि आज फिर दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को याद दहाने के लिए कि आज से 4 महीने पहले यहाँ हैदराबाद आए थे तो उन्होंने 1 महीने की मोहलत मांगी थी। आज वो 1 महीना 5 महीने में तब्दील हो गए। उसी टाइम मैंने आप उनसे कहा था कि आप 1 महीने की मोहलत मांग रहे, ये 1 साल और गुजर जाएगा और जब तक आप रिटायर हो जाएंगे, और वो उनका वक्त करीब आ गया रिटायर होने का। अब भी मैं उनसे कह रहा हूँ कि एक सोमोटो एक्शन ले ले, जाते जाते यतीम बच्चों की, बेवाओं की, हम जो पेंशनर है इनकी दुआएं ले लें, तो बरोज़ क़यामत हम आपको आपके दीवार बन के खड़े होंगे कि यही है वो चीफ जस्टिस जिसने हमारे लिए हम हमदर्द बने, हमारे सब कुछ बने और ये हमारे लिए कर जाए तो आपका भला होगा। आप हर चीज के लिए आप खुद नोटिस लेते हैं, पर ये इस चीज के लिए भी तो आप खुद नोटिस ले लें। आज 5 महीने हो गए जबकि मैंने आपको उसी दिन कहा था कि, और आपके चक्कर में मुझे यहाँ मारा भी कि मुझे ये आज को एक नया इंकशाफ कर रहा हूँ कि जब मैं चीफ जस्टिस से मिलने के बाद में तो रात के 2 बजे मेरी साली के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उसमें रात को 2 बजे आ रहा था। रास्ते में मुझे 2 मोटरसाइकिल वालों ने घेर लिया, घेर के वो घाटे बांधे हुए थे, उन्होंने मुझे गिरा लिया। पहले तो मैंने समझा कि मेरा मोबाइल ये पैसे, मैंने उनको बोला आप मोबाइल नहीं लेने, गिरा लिया। गिरा के एक ने मेरा मुंह दबाया, दो ने मेरे हाथ पाँव पकड़ लिया और एक ने मेरे पाँव मरोड़ने शुरू कर दिया और बोलने लगे कि इन्हीं टांगों से चीफ जस्टिस के पास गया था पीटीसी के खिलाफ बोलने, इतनी टांगों से, और मेरी चीखें निकल रही। आज मैं कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहा हूँ, आज मैं कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहा हूँ। 4 महीने आगे इस चीज की गवाह मेरी मस्जिद के छाती देंगे कि मैं आज तक पढ़ रहा हूँ। ये मेरे साथ ये पीटीसी वालों ने, पता नहीं उनके कौन लोग थे, स्काउट थे जिन्होंने मुझे मारा, और मैंने आज तक नहीं बताया, पर मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ। तो नजीब साहब, आपने पुलिस में कंप्लेंट की? आपको पता है पुलिस क्या करती? कुछ नहीं करती। रात का अंधेरा था, अंधेरे में वो बोलते गवाह लाओ, मैं कहाँ से गवाह लाता? सही बात। हाँ, ये है कि मेरी एंट्री जरूर है पीटीसीएल डिस्पेंसरी में। वो मैंने उसके 2 दिन के बाद मैंने जाके अपने, जब मुझसे नहीं चला जा रहा था तो मैं अपनी पीटीसीएल डिस्पेंसरी में गया, वहाँ जाके उनसे दवाई अब भी ले रहा हूँ, अब तक ले रहा हूँ मैं अपने गोडों की। मुझे इतनी तकलीफ है, मैं कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ता हूँ। सही बात है। आपकी इस्तदा जो है ज़ाहिर इस प्रोग्राम के तवस्सुत से पहुँच ही गई होगी चीफ जस्टिस साहब के पास, और नहीं भी पहुँची तो पहुँच जाएगी। और ज़ाहिर है आपका मसला हमेशा आप उठाते हैं और हम दुआ कर सकते हैं क्योंकि अब चीफ जस्टिस साहब ने वादा किया है तो उम्मीद है वो अपना वादा पूरा करेंगे। मोहम्मद इमरान खान साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आज तो आप कॉलिंग पे माशाल्लाह से तीनों आज़ाद बैठे हुए हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, मैं जल्दी से आधे मिनट के अंदर अपनी बहुत सारी बातें कर लेता हूँ। एक तो सर ये कि आज कल शहबाज शरीफ के साथ बुरा वक्त आया हुआ है। सिर्फ मेरे ख्याल से अभी तक तो यही केस है कि शायद उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, अभी तक तो फिलहाल यही है। तो सर सिर्फ ये सियासतदानों के लिए होता है कि अगर उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर लिया कि इतने अरब का नुकसान हो जाता, अगर ये हो जाता तो एक ऐसे गलत कोई और महकमे के लोग अगर गलत इख्तियारात अपने इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत बड़ा एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जी, ठीक है, कुछ सालों के बाद जज साहब खुद बोलते हैं कि हमने गलत फैसला किया क्योंकि हम पे दबाव था। ठीक है सर, कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए था। भुट्टो साहब इतने मकबूल लीडर, फांसी चढ़ा दिया गया उनको, उसका जवाब कौन देगा? ठीक है। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आप लोग हमारी कौम माशाल्लाह से इतनी मासूम है कि वो इलेक्शन कमीशन में कॉल आती है और हम तहकीकात कर रहे हैं कि कॉल किसकी थी। सर वो कॉल आपकी है, मेरी तो हो नहीं सकती, ठीक है ना। और ये उम्मीद भी कौम ना लगाए कि उसका कुछ फैसला हो जाएगा या पता लग जाएगा, ठीक है ना। ये सब चीजें बेकार सी बातें। आपने वो किताब तो पढ़ी होगी और लाइन कट गई, तो फिर अब मुझे नहीं पता कि इस कॉल का क्या होगा, फैसला आएगा क्या होगा। फोरेंसिक उसके लिए तो भेज दिए, बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं। हमारे दोस्त उन्होंने बात की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, मतलब फांसी तो नहीं कहेंगे आप इसको, जुडिशियल मर्डर कह सकते हैं। वो कहते हैं, वो तो जजेस, और बात 100% आपकी सही है, सही बात, देयर हैज नेवर बीन एनी अकाउंटेबिलिटी। हाँ, सियासतदानों के अलावा। पर सज्जाद हसन साहब हैं हमारे दोस्त सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। सर जी एक ना मेरा मसला है, इधर हमारे जनवन ना, मैं बेसिकली हूँ साहिवाल से बिलोंग करता। ओके। तो हमारा जो DHQ है ना, यहाँ पे एक बदमाशिया है, उसे आप कह लें जो स्टैंड माफिया के नाम से, जो भी आप नाम देना चाहें उसको दे सकते हैं। तो सर वो उनका तरीकाकार ये है कि जब जाते हैं ना, ये एरिया काफी कवर करता है, ये जो हॉस्पिटल है हमारा। तो वो आप मोटरसाइकिल पे हैं फैमिली के साथ, ये मैं आपको बीती हुई बात बता रहा हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा। तो वो मोटरसाइकिल के आगे खड़े हो जाएंगे और मतलब कि वो आपको फोर्स करेंगे कि आपने मोटरसाइकिल अंदर ही खड़ी करनी है, चाहे आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, जो भी है। ये पिछले दिनों में मेरा भाई गया था वहाँ पे, तो वो स्टैंड पे अभी मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा था, तो अंदर से ना बीबी हमारी फैमिली की पर्ची लेके आई कि बाहर से दवाई लेनी है। तो वो जब मोटरसाइकिल निकालने लगा तो उन्होंने कहा कि जी पहले इसके 20 रुपया दे के जाएं और जब दोबारा आके खड़ी करेंगे तो फिर उसके दोबारा 20 रुपया फिर से देने पड़ेंगे। मतलब कि अगर वो अभी उस अंदर ही था, स्टैंड के अंदर ही, बाहर भी नहीं निकला था। तो वो आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये थोड़ी सी नजर करम कर दें, ये जो इंतजामिया है साहिवाल की, कि उनके तरीकाकार को थोड़ा सा रेगुलराइज कर दें। ये साहिवाल में एग्जैक्टली किस जगह पे भी ये बदमाशिया है? सर DHQ जो है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है सर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में साहिवाल की जो पार्किंग है वो बदमाश कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ। मैं खाली ये कह रहा हूँ, मतलब कि सर उनका तरीकाकार जी वो आपने बता दिया। तो जाहिर है कि DPO साहिवाल से रिक्वेस्ट है कि DHQ साहिवाल में जो बदमाश पार्किंग कंट्रोल कर रहे हैं और भत्ते वसूल कर रहे हैं पार्किंग के नाम पे, उसको देखें। जी ठीक है। अच्छा, मैं अगले कॉलर हैं अली फैसल साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत क्विकली दो बातें। एक तो ये कि अभी थोड़े दिन पहले, 1-2 हफ्ते पहले कोई आलमी दिन था सजाए मौत के खिलाफ। तो पाकिस्तान में सरमद खुसट ने एक बहुत ही गजब की 24 आवर ट्रांसमिशन करी थी लाइव, यस नो टाइम टू स्लीप। आई थिंक इट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अब ऑब्वियसली ये डिबेटेबल है, जैसे अभी जो कसूर में बच्ची के साथ ज्यादती हुई, कत्ल हुआ था, उसके कातिल को अब हर कोई क्या कहेगा कि ना हम सब कहते हैं ठीक है लटका दिया, बड़ा अच्छा किया। लेकिन ऑब्वियसली अगर फांसी का रूल रहेगा, सजाए मौत का कानून रहेगा, तो बेगुनाह भी फांसी चढ़ते हैं और हुआ है हमारे यहाँ, आप लोगों ने खुद रिपोर्ट किया। बिल्कुल। तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ऑब्वियसली इसमें जज्बाती एंगल भी है, मजहबी एंगल बहुत ज्यादा, मैं नहीं कमेंट नहीं कर सकता। एक बात ये हो गई। दूसरी ये कि अभी जिस दिन मैं भी पाकिस्तान आया था, थोड़े दिन पहले, जिस दिन ज़िमनी इलेक्शन था कराची में, जी जी, और थोड़ा सा मैंने गुलशन के एरिया में घूम के देखा, तो MQM की इतना बड़ा दुख होता है MQM की हालत देख के। जो MQM की हालत हो गई वो ऐसा है कि आपने रिजवान जुबा को खड़ा कर दिया मार्शल को खेलने के लिए, और उसे हेलमेट और पैड और बॉक्स छीन लिया। टांगे कांप रही हैं हर बॉल पे, सही और रन तो क्या खाक बनाएगा। एक ज़माने वेस्ट इंडीज की टीम भी जो है किसी और टीम को नहीं खेलने देती थी ना, उड़ा के रख देती थी।
लेकिन ये कि ये तो देखें जो MQM के अंदर तोड़ फोड़ हुई है, ये जाहिर है उसी का शाखसाना है। अब इतने ग्रुप्स बन गए हैं कि कुछ समझ भी नहीं आती कि कौन सा ग्रुप वो कर रहा है। और जब ये इन्होंने उम्मीदवार भी खड़ा किया था, ख्याल यही था कि PTI के लिए वॉक ओवर होगी और वही हुआ। भैया इनके जो सजाए मौत पर जो पॉइंट था ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, क्योंकि अब मेरे लिए भी एक डायलेमा है, बिकॉज ज़ाती तौर पर बाय इंस्टिंक्ट मैं हक में हूँ कि कुछ ऐसे जराइम हैं जिसके लिए बिल्कुल सजाए मौत ही होनी चाहिए। अब ज़ैनब के कातिल की मैं और कोई सज़ा मैं नहीं सोच सकता, ठीक है ना। लेकिन फिर बंदा देखता है अपना आपका जो निज़ाम अदल है, और जैसे इन्होंने अभी जिक्र किया, मतलब बंदे को फांसी हो गई, 1 साल बाद कहा कि नहीं आप बेगुनाह हैं, आप रिहा हो जाओ। उधर पता तो यार ये है एक डायलेमा है। और ये प्रिंसिपल है उसका लॉ का, शरिया लॉ भी और एंग्लो सेक्शन भी, कि अगर 99% सबूत है, लेकिन 1% शुबा है कि ऐसा नहीं हुआ, रीजनेबल डाउट जिसे कहते हैं, 1% जो है वो प्रीवेल करेगा। ये इतनी एहतियात वाला मामला है, किसी की जान लेना। अच्छा, जहाँ तक ज़ैनब कत्ल केस है, किसी ने कल एक वैलिड पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा जी वो जो कातिल है उसने सिर्फ ज़ैनब को कत्ल नहीं किया, उसने 7 या 8 ऐसी वारदातों का इतराफ़ किया। तो ये जो हमने मीडिया ने अपनी आसानी से ज़ैनब का कातिल बना लिया है, तो क्या ही बेहतर होता कि वो जो उसको ऐसे पेश किया जाए कि वो सीरियल किलर है, सिर्फ ज़ैनब का उसने नहीं किया। ये एक पॉइंट तो नहीं, पॉइंट तो है, पॉइंट तो है। थरपारकर से हैं हमारे साथ हमारे दोस्त अमीर बख्श साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है सर? खैरियत सर, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ पे सर। मैं थरपारकर से बात कर रहा हूँ, अमीर बख्श बुर्जी। मैं इंजीनियर हूँ थरकोल यूसी प्रोजेक्ट पे, डॉक्टर समर साहब के प्रोजेक्ट पे। जी जी जी। तो ये तो जो 2-3 दिन से या 1 हफ्ते से जो पूरा सिस्टम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो एक्शन लिया हुआ है इस पे जो है, ओवरऑल प्रोजेक्ट पे जो है। बिल्कुल। तो इसमें पूरी मीडिया ने या जो दूसरे जो जितने भी हमारे प्रिंट मीडिया है या चैनल मीडिया है आपकी जो है थ्रू जो है, उस पे हमने असल में ये जो सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया है, ये हम 450 एम्प्लॉइज हैं जो कि 45th डे से हम इस्लाम कोर्ट प्रेस क्लब पे बैठे हुए हैं। ओके। ये चीज जाके 45th डे मतलब 40 दिन के बाद ही जाके यहाँ 37 दिन के बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें डॉक्टर रमेश साहब और बैरिस्टर अरबाब साहब के थ्रू जो है उसके थ्रू जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया है। मेरा मकसद क्वेश्चन यही है कि इतनी मीडिया जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट या ऐसी के बड़े कोई पेशी होती है तो वो तो 2 दिन मीडिया वाले दिखाते रहते हैं, मगर हम 45 दिन से अपनी सैलरीज के लिए 4 मंथ की सैलरीज के लिए बैठे हुए हैं। कोई भी अभी तक भी मीडिया वाले या चैनल वाले कोई भी हमारे एम्प्लॉयज की बात कोई नहीं करे। आज डॉन न्यूज ने सैलरीज का जिक्र किया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके जो है सैलरीज के लिए भी उसको चीफ सेक्रेटरी को कहा हुआ है। तो मेरा मकसद ये है कहने का कि सर जो कम से कम हमारे 8 साल का अगर कैरियर है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हम रिक्रूट भी हुए हैं, ये तो आज डॉक्टर समर साहब ने भी कह दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज वाज़ेह क्लियर हो गई है कि एम्प्लॉयज ये जो टीम है ये पूरी की पूरी सिंध गवर्नमेंट की रिक्रूट की हुई उनकी टीम है ये। बिल्कुल। तो अभी तक मेरा क्वेश्चन यही है कि सर 450 मुलाजिम 80% थरपारकर से हैं जो कि अभी जितने ड्राफ्ट कंडीशन में रह रहे हैं, 80% वो बंदे हैं, उनके बच्चे भूख मर रहे हैं, उनकी बीमारियां हो रही हैं, जो आपको उसका तो आपको पता ही है सर। नहीं बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट उम्मीद यही है कि मेरे भाई के सुप्रीम कोर्ट जो है ये अहकामात भी जारी करेगी, जैसे आज उन्होंने अहकामात जारी किए हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाहें 5 महीने से यहाँ सिंध में रुकी हुई है। तो उन्होंने कहा है कि जनाब 5 नवंबर तक दें। कराची प्रेस क्लब के सामने भी कुछ ऐसा ही मंजर है। बिल्कुल। पॉडकास्टिंग के मजदूर हैं। हाँ, और वो पाकिस्तान डाक वालों के भी है, पाकिस्तान पोस्ट वो भी हैं। बिल्कुल। बाहर एक वक्फे का वक्त हुआ है, उसके बाद आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। कॉलिंग डे है। शमशाद अली साहब हैं लाड़काना से। जी शमशाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा भाई है, मैं लाड़काना से बात कर रहा हूँ, शमशाद अली जोरानी। जी जी सर। मुश्ताक अहमद जोरानी जो 28 जुलाई से लापता है। अच्छा। तो कुछ पता नहीं चल रहा है। 3 महीने हो गए, हमने बुक पकड़ते किए, मुजाहरे किए, प्रेस क्लब पे, लाड़काना पे, मलिर प्रेस कुछ
आपकी आवाज़ थोड़ी शमशाद, थोड़ी सी आपकी आवाज़ कट रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। 28 जुलाई से लापता है, 90 तकरीबन 80-85 दिन हो गए उसको। अच्छा, उसको कुछ पता नहीं हमें। तो आपको क्या करते थे आपके भाई? मेरा भाई मजदूरी करता था कराची में। कहाँ? कराची में। कराची से गायब हुए? नहीं, लाड़काना से गायब हुए इलेक्शन के दौरान। हम गए थे गाँव इलेक्शन में। अच्छा, तो कुछ 28 जुलाई को लापता हो गए। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस वाले कह रहे हैं कि उससे बड़े सरकार उठा गए, हमें कुछ पता नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। बार बार जा रहे हैं उनके दरवाजे, तो वो कुछ नहीं कह रहे हमें। चले शमशाद भाई, अल्लाह करे आपके भाई रिकवर हो जाएं, और ये एक मसला तो बहरहाल है, और यही कह सकते हैं, और सिंध गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके भाई की गुमशुदगी पे एक्शन ले और फर्दर कोई वो करे। मज़ाहिर हैदर साहब हैं स्कर्दू से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मज़ाहिर साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर मेरा तारुफ स्कर्दू से है। तो मैं आजकल आप लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान के आईनी हुकूक के बारे में बात चल रही है, बिल्कुल केस चल रहा है। जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके तवज्जुह से कि पाकिस्तान कब तक गिलगित बल्तिस्तान को ऐसे उलझाए रखेगा? ना हम लोग कश्मीर में हैं, ना हम लोग पाकिस्तान में हैं, तो हम लोग पाकिस्तान हमें क्या समझता है? वही कानून जो कश्मीर में है, जब बात होती है तो बोलते हैं मुतनाज़ा इलाका है आपका, तो जो मुतनाज़ा रूल कश्मीर में है वो हमारे ऊपर नहीं है। जैसे कि हमारे सामने मिसाल है स्टेट सब्जेक्ट रूल की, जो कि कश्मीर में फॉलो कर रहे हैं, हमारे इलाके में बिल्कुल भी नहीं है। मज़ाहिर भाई, मुझे अगर याद है तो चीफ जस्टिस ने इस पे रिमार्क्स भी दिए थे कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का ही एक सूबा जब आप लोग कह रहे हैं बनाने का, तो क्यों नहीं बना देते? तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि इस केस का जो नतीजा आएगा उससे आप लोगों की ये जो ग्रीवेंसेस हैं वो हल होंगी। देखें, है तो इंसानी मसला, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये इंटरनेशनल लॉ के भी बीच में आ रहा है, चूँकि खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें कि जब कश्मीर का मसला शुरू हुआ और नेहरू उसे लेके गए और इंडिया ने एक हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया और पाकिस्तान ने दूसरे हिस्से पे, तो अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड के मुताबिक पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर यानी डोगरा रियासत, जिसमें कि गिलगित बल्तिस्तान शामिल है, वो एक मुतनाज़ा हैसियत उसकी आ गई। अब उसमें वो अपने तौर पे डेवलपमेंट्स कर रहे हैं इंडिया वाले। गिलगित बल्तिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान ने 49 में जो है एक स्पेशल स्टेटस दे दिया, मगर उसकी जो बुनियादी हैसियत है वो बदल नहीं सकती सिर्फ उस वजह से कि वो इंटरनेशनल बिल्कुल, लेकिन शायद उस फ्रेमवर्क के अंदर के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। ये बात है बिल्कुल। तो उसको भारत एक ऑटोनोमस रीजन करके और वो अपने साथ लेकिन ये तरक्की ना देने का बहाना नहीं बन सकता कि वो डिस्प्यूटेड रीजन है, लिहाजा इसका ये मतलब और ये कि बुनियादी हकूक आपके होने चाहिए जितने एक पाकिस्तानी के, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, बिल्कुल वही बात है ना, बहाना ना बनो। बिल्कुल बहाना नहीं। मोहम्मद वसीम साहब हैं कराची से। जी वसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई को मेरा बहुत सलाम। सर मैं पहले भी कर चुका था फोन। जी लाइन कट गई थी और मिलती बड़ी मुश्किल से। अगली बार अब नहीं कटेगी इंशाल्लाह। सर वही एबीसीनिया का जो इंक्रोचमेंट है बीच रोड में, सर मैं केडीए भी गया हूँ और केडीए के हजरात मेरे से ये कह रहे हैं कि जी वो कितने दुकानदार जो है मुतासिर हैं अगर वो क्लियर होता है तो तकरीबन कोई 13-14 है। अच्छा, चला यार आप उनसे पैसे पकड़े और वो हो जाएगा, क्योंकि ये बगैर पैसों के होगा नहीं। तो सर ये मतलब मेरे वालिद साहब की शॉप की वहाँ पे जो मेन रोड था वो बंद हो गया, उसका मुतवातिर रोड जो दूसरा निकालना था वो पूरा कर दिया और उसके 10 तकरीबन 70-80 फीट का जो है वो छोड़ दिया है और वहीं से सर सारी स्नैचिंग है, सारी बुराइयां वहीं से होती हैं। और मैंने पत्नी कहाँ सर एप्लीकेशनें दी, क्योंकि मैं एक मुलाजिमत करता हूँ। सही। तो पार्ट टाइम मेरे वालिद की वो दुकान थी, तो अगर वो क्लियर हो जाता है तो दुकान पे भी बैठ सकता हूँ, छोटा सा काम कर सकता हूँ। तो सर ये केडीए में इतने अफसरान इंक्रोचमेंट में जो हैं
और एक शोबा कौन सा है ये नहीं पता। कराची के अंदर इंक्रोचमेंट एक शोबा नहीं है सर, केएमसी का अलहदा है, केडीए का अलहदा है, पत्नी 85 जगहें हैं। तो आदमी जाए तो जाए कहाँ से? इसका जवाब शायद हमारे पास भी नहीं होगा, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि हमारे इदारों में इस हद तक करप्शन सराहियत कर चुकी है कि यहाँ बग़ैर पैसे के कोई काम नहीं, और अब ज़ाहिर है बदकिस्मती है। और यार देखो, पैसे वही अपनी जगह, ये जो बात कर रहे हैं ना कि आपको पता नहीं होता कि आपके किसकी दर पर जाओ। तजावुज़ात जो हैं वो कमाई का सबसे अच्छा जरिया है। तो जैसे कमाई हो रही है वो काहे कुछ आएगा कि तजावुज़ात। सीधी बात है यार। तो इकोनॉमी ब्रेक ही ले सकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। गजाला जबीन साहिबा हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप सब लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इससे अवेयरनेस पैदा होती है लोगों को बहुत। अच्छा, मुझे सिर्फ 2 बातें कहनी है। जरूर। एक तो मेरी कंप्लेन ये है कि OMI कराची में एक हॉस्पिटल है। जी बिल्कुल। OMI के बाहर जो है वो पार्किंग बनाई हुई है उन्होंने, क्योंकि OMI हॉस्पिटल में पार्किंग एरिया नहीं है। मुझे नहीं पता और लोगों के साथ भी हुआ होगा, लोगों ने कंप्लेन की कि नहीं। मैंने कंप्लेन की कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी और उसमें से गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं वो निकाल लिए, जबकि वो चार्जिंग भी चार्जेस लेते हैं उसके ना पार्किंग के। मैंने वहाँ की इससे इंतजामिया से मैंने कंप्लेन की तो उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया, कहने लगे नहीं वो पार्किंग तो हमारे उसमें आती नहीं। तो आप ये बताइए कि अगर पार्किंग उनके अंडर में नहीं है तो कैसे दूसरे लोग जो हैं वो वहाँ पे आके चार्जेस लेते हैं? सही बात, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये आजकल जरा लाइसेंस का जरा इशू उठा हुआ है। अब चूंकि हम लोग जॉब करते हैं और पूरे वीक में हमारी कोई छुट्टी नहीं है, तो सैटरडे और संडे को लाइसेंस ऑफिस बंद होते हैं ना। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर इसमें थोड़ा सा वो किया जाए और सैटरडे और संडे को भी आजकल चूंकि अभी है थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो इसको खोल दिया जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी हम लोगों के लिए। आई थिंक वेरी गुड सजेशन। और ये मतलब मैं ख्याल हम सब ने किसी ना किसी वक्त पे भुगता ही है, क्योंकि जब सालों पहले जब डे शिफ्ट होती थी 12-12 घंटों की, तो और कहीं नादरा पे काम पड़ जाता था तो बड़ा मसला हो जाता था। एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ती थी आपको सिर्फ ये काम कराने के लिए। नादरा ने एग्जीक्यूटिव सेंटर्स बनाए, उसी तरह के लाइसेंस के भी ऐसा भी हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। या एक डेस्क बना दें। सही बात। एग्जिस्टिंग नादरा ऑफिस में ही डेस्क बना दो एग्जीक्यूटिव सेंटर में, ये भी एक ऑप्शन है। चलिए, ऐसे मुस्तफ़ा साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस सर आप लोगों की दुआएं चाहिए। अल्लाह आपको जिंदा हूँ। अच्छा, मैं ये इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते जी। मसला ये है साहब कि PTI ने पाकिस्तान के राग अलाप रहे। अभी 243 का जो इलेक्शन हुआ जी, मैं भी उसी इलाके में रहता हूँ। तो आप यकीन करें कि उनका जो इलेक्शन वो कैंप लगा हुआ था जी सॉरी जी तो वहाँ पे तकरीबन कुछ लड़के कुछ लड़कियाँ बैठी थी। तो सुबह का नाश्ता भी चल रहा था, खाना भी चल रहा था जी। शाम को 5-5 हज़ार रुपए भी दिए गए लिफाफे में बनकर। तो ये है नया पाकिस्तान। दूसरी बात कि जिस दिन पोलिंग हो रही है जी जी उस दिन सॉरी उस दिन यहाँ पे 2 बजे दिन में दोपहर में पोलिंग वाले दिन वो माइक्रोफोन पे ऐलान कर रहे हैं कि घर से निकलिए, आलमगीर खान को वोट दीजिए। ये है नया पाकिस्तान। दूसरी तरफ हमारे खुर्शीद शाह साहब हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपके एक पेटीबंद भाई है, ARY में होते हैं जी आरिफ उमर भट्टी साहब जी जी। सर उनसे रिक्वेस्ट है कि या तो वो सहाफत छोड़ दें या उर्दू बोलना छोड़ दें। पूरी दुनिया में उनकी ट्रांसमिशन जाती है। वो कहते हैं खरीदो फरोख्त। अरे भाई पंजाबी में कर लें प्रोग्राम, हमारी जबान है, हमें प्यार है पंजाबी से।
लेकिन ये जो खरीदो फरोख्त आप बोलते हैं, गलत जुमला, गलत उर्दू इस्तेमाल करते हैं, ये बंद कर दें। अच्छा, ऐसा ये है कि इनकी नजर मेरे पर नहीं आई। उसमें ये है कि जर्नलिज्म में असूल तय हो गया कि अगर ऐसे इलाके में जहाँ ज़बान अगर फ़र्क भी हो, अगर वो लोकल डायलेक्ट में भी बोल रहे हैं तो कोई ऐसी उसमें बुराई है नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि शायद, लेकिन फरोख्त जो है वो पंजाबी नहीं है, पंजाबी में नहीं है। ठीक है, नहीं चलिए, अब ऐसा तो नहीं है कि मोहम्मद इकबाल का इलेक्शन कैंप वाली चीज में समझ में नहीं आई। नहीं, वो ये कहते हैं कि बच्चे वहाँ खाना वाना खाए थे, फिर उनको 5-5 को वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, खाना भी खाना है। लेकिन वो बात गलत है कि ये कन्विंस कर रहे हैं, ये वायलेशन है, ये वायलेशन। इलेक्शन कमीशन को ये नोटिस लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, लेकिन मतलब खाने खाने पर कोई पाबंदी नहीं। एक ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। शिराज अली साहब हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम शिराज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए मेरे भाई। जी, मैं 3 इश्यूज हैं, थोड़ा सा कम टाइम है तो मैं एलोबरेट करना चाह रहा हूँ और उसमें आप उस पे तीनों पे प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। एक तो ये कि पहला कि गन्ने की क्रशिंग का टाइम दोबारा आ रहा है और हमेशा जिस तरह काश्तकारों के साथ होता है, बिल्कुल, वो गन्नों की लाइनें लग जाती हैं और ये मसला 2 से 2.5-3 महीने चलता रहता है। तो उसकी डेट अब आने वाली है, तो अभी से ही सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट इस पे इकदाम करे ताकि इनके इश्यूज पहले से रिजॉल्व हो जाएं। नंबर ये। दूसरा ये कि जो आप हमारे चीफ जस्टिस साहब ने तो काफी जो है वो सैलरीज के हवाले से काफी इश्यूज उठाए हैं सबके, तो थोड़ा सा मैं मीडिया पे थोड़ा सा हल्का सा कमेंट करना चाहूंगा कि काफी चैनल से भी डाउन साइजिंग हो रही है। तो ये तासुब आ रहा है कि जो गवर्नमेंट ने एड्स वगैरह रोकी हैं और सीक्रेट फंड्स की वजह से एडवर्टाइजिंग, इसकी वजह से और लोगों को जो है वो सेक किया जा रहा है। तो या ये तासुर तो नहीं कहीं मिलता कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो इस तरह ज्यादा फंड रिलीज करती थी और अब मीडिया इतना आजाद पहले नहीं था। तो ये अब ऐसा लग रहा है कि पहले मीडिया आजाद इतना नहीं था और अब आजाद है, इस तरह उसको थोड़ा मैनिपुलेट चीजों को किया जा रहा है। तो इसको थोड़ा इस पे जो है फोकस करेगा कि जो अगर फंड बंद भी किए गए तो वो सही है या गलत। और तीसरी बात मेरी चीफ जस्टिस साहब से है कि जो थर के इश्यूज हैं उन पे उन्होंने काफी जो है नोटिस दिए भी हैं थर पारकर पे, तो उसी तरह पंजाब में भी हैं जो बहावलपुर के करीब जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ के भी कुछ इश्यूज हैं। तो पूरे पाकिस्तान पे इस चीज़ों को जो है वो फोकस करें तो बेहतर होगा। प्लीज इस पे कमेंट करिएगा। पहले देखिए, गन्ने की क्रशिंग का तो आपने खुद कह दिया और वो बिल्कुल होना चाहिए, अब तक कीमत का ऐलान हो जाना चाहिए। और थर के इशू के भी आपने बात कर ली और चीफ जस्टिस उम्मीद है नोटिस भी लेंगे। जहाँ तक मीडिया और एड्स का ताल्लुक है तो देखिए, लास्ट क्वार्टर है ये साल का, तो जनवरी से ही जो प्राइवेट एडवर्टाइजर्स हैं वो अपनी प्लानिंग उस तरह से करते हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट एड्स की बात है, बिल्कुल पिछली गवर्नमेंट में मिलते रहे हैं एड्स, उससे पिछली गवर्नमेंट में भी मिलते रहे हैं। अभी कुछ मीटिंग हुई है मेरे ख्याल में परसों चैनल ओनर्स की भी, CPNE, APNS, जिसमें कहा गया है कि एड्स दिए जाएंगे। आपकी बात ठीक है कि वो जो एक सीक्रेट फंड होता था जो कि बाद में कहा गया कि बंद हो गया है, वो मेरे ख्याल में बंद ही है और इससे हम लोग सहाफ़ियों की ज़िंदगी पे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये जो थोड़ी बहुत डाउन साइजिंग हो रही है इलेक्शन के बाद एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि इलेक्शंस में ज़ाहिर है चैनल हायर भी करते हैं ज़्यादा लोग और उसके बाद होता है। लेकिन ये एक कॉशन भी है एक, क्योंकि मुल्क की हालात भी, मईशत भी उतनी अच्छी नहीं है, तो ज़ाहिर है एड्स उस हिसाब से नहीं आ रहे कि आप चैनल या जो भी पब्लिशिंग हाउस है वो उस तरह से चल सके। ये भी आई थिंक दैट कवर्स इट। ठीक है, तो हक नवाज साहब हैं सक्खर से। जी हक नवाज भाई। वालेकुम सलाम। जी भाई। हक नवाज अली कर रहा हूं सक्खर से। जी सर। अच्छा सर, मैं अपना बीटेक ऑनर्स मेरा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में। ओके। अच्छा, बीटेक ऑनर्स के हवाले से काफी मुश्किलात हैं। पाकिस्तान में हजारों इंजीनियर्स हैं, तो इनके लिए सबसे बड़ा तो यही मसला है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की मेंबरशिप इनको नहीं मिल सकती। अगर इनको मेंबरशिप नहीं मिलती तो ये फिर अब्रॉड जो है ना, ये नौकरियों के लिए प्रोसेस नहीं कर सकते। उसके अलावा मास्टर्स में आगे तालीम ये हासिल नहीं कर सकते। और अब ये तो उसमें क्या रुकावट है भाई? उसमें मेन जो है ना, अर्ज है अपने सूबाई और जो कौमी असेंबली में और जो अपने सेनेट में जो लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे जो अपने रहनुमा है या जो भी मेंबरान है, इनको लेजिस्लेशन करनी है नए अंदाज से। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर
या तो ये बीटेक की डिग्री खत्म कर दें और जो भी अपना ठीक है समझ वाले हैं उनको जो है ना वो उनका कोटा रख। ठीक है, तो इसमें हम ये कि बिल्कुल जायज़ बात है। और ये लेजिस्लेशन में जब आपने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है तो उसकी हिफाजत करी लेजिस्लेशन चाहिए कि रोजगार मिले और अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आगे पढ़ सके। बहुत जेन्युइन बात है, बिल्कुल सही बात है। और सूबाई सतह पे कम से कम अगर जैसे हक नवाज साहब का सूबाई सतह पे भी लेजिस्लेशन हो जाए तो उसमें मेरे ख्याल इनका काम तो हो जाएगा, सूबाई सतह पे भी हो जाए। तो जनाब आज के लिए इतना ही, वक्त ख़त्म हो गया है। दोबारा आएंगे मंडे को, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।